मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आप मिड टर्म की परीक्षा दे चुके हैं और आपको अंदाजा हो गया है कि आपकी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है किस तरीके का आता है। तो जैसा आपका मिड टर्म की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र आया है, बिल्कुल वैसा ही जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, जो दूसरे टर्म की परीक्षा होगी, उसमें भी वैसा ही प्रश्न पत्र आने वाला है। ये एक अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसके माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हैं। डीबीएसई बोर्ड हम सभी के लिए नया है, आप सभी के लिए नया है। इसका जो परीक्षा का पैटर्न है, परीक्षा का प्रारूप है, वो सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा सा अलग है। तो इस अभ्यास प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको पता लग जाता है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसा प्रश्न पत्र आता है। क्योंकि मार्केट में अभी ये नया बोर्ड है, तो किसी भी प्रकार के सैम्पल पेपर उपलब्ध नहीं है, किसी भी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। जो भी आपके अध्यापक आपको सिलेबस देते हैं, पाठ्यक्रम देते हैं, उसी के आधार पर इस तरीके का प्रश्न पत्र आपका आने वाला है। आपके विद्यालयों में अध्यापकों के द्वारा आपको पाठ्यक्रम दिया जाता है इकाई के रूप में, और उसी के आधार पर फिर प्रश्न पत्र बनाया जाता है। मिड टर्म में आपने देखा होगा कुल 3 इकाई आप पढ़ चुके हैं। 3 इकाई के आधार पर जितना भी पाठ्यक्रम आपने पढ़ा था उसकी मिड टर्म की परीक्षा आप दे चुके हैं, और वो जो वेटेज है आपका 50% का रहेगा, और 50% आपका जो टर्म 2 के लिए परीक्षा होने वाली है उसका, और टोटल जोड़ने के बाद आपका 100% रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और जो रिजल्ट है उसमें भी आपको परसेंटेज नहीं दी जाती है, बल्कि आपको लेवल्स दिए जाते हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं। और इस तरीके से ये पूरा जो प्रारूप है सीबीएसई बोर्ड से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर जो अभ्यास प्रश्न पत्र है, आइए इसका अभ्यास कर लेते हैं। डीबीएसई बोर्ड हम सभी के लिए नया है, और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी भी नई शुरुआत में समय तो लगता है, टाइम तो लगता है। तो यहाँ पर आप मिड टर्म को याद कर सकते हैं। मिड टर्म में आपने देखा होगा पहला जो खंड था वो बिल्कुल ऐसा ही था। 2 आपके अपठित गद्यांश आए थे और 1 आपका अपठित काव्यांश आया था। हर एक गद्यांश और काव्यांश से 5-5 सवाल पूछे गए थे। 3 एमसीक्यू बेस्ड थे और 2 में आपको अपना उत्तर लिखना था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही प्रारूप रहने वाला है खंड 1 में। उसके बाद खंड 2 में व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपकी जो पठित पाठ्य पुस्तक है, जो पाठ आपने पढ़े हैं आपके पाठ्यक्रम में, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, और फिर रचनात्मक लेखन व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला खंड आप यहाँ पर एक गद्यांश देख सकते हैं, इसका प्रारूप वही है जो मिड टर्म में आपका था। तो चलिए जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं, एक बार हम अभ्यास कर लेते हैं। और ये जो अपठित गद्यांश है और काव्यांश है वो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही पाठ्यक्रम से अलग होता है, कहीं से भी ले लिया जाता है। हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसी जानकारी हो जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म क्या होता है? भगवान शिव को मानने वाला। तो शैव किससे संबंधित होता है? भगवान शिव की जो भक्ति करते हैं तो उसको हम शैव धर्म मानते हैं। तो एलिफेंटा जो गुफाएं हैं मुंबई में स्थित है, इनके बारे में जानकारी दी गई है। ये गुफाएं एलोरा की समकालीन है। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं उसकी समकालीन है, यानी कि उसी के तरीके से बनी हुई है, उसी समय की बनी हुई है। और इनकी प्रतिमाओं में शरीर का पतलापन नितांत गहरे और हल्के प्रभाव के साथ दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिमा बनाई गई है, जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, तो बहुत ही पतलापन जो है शरीर में दिखाया गया है। इन प्रतिमाओं में शरीर का पतलापन दिखाया गया है, बहुत ही गहरे और हल्के प्रभाव से हमें दिखाई देता है। दृष्टिगोचर होना यानी कि दिखाई देना। चट्टानों में काटी हुई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी रही। दक्कन क्या होता है? दक्षिण के लिए प्रयोग किया गया है। वे गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के संरक्षण में, मुख्य रूप से बादामी व ऐहोली में, तथा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में, तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षण में, मुख्यतः महाबलीपुरम में पाई जाती हैं। तो हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, इतिहास में आप पढ़ते हैं किस तरीके से जो अलग अलग मूर्ति कलाएँ हैं, अलग अलग गुफाएँ हैं, और किस तरह की संस्कृति है, किस तरह की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता था, तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। देश में ईसा की 6ठी शताब्दी के बाद कला इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ, जबकि इससे पहले के ऐतिहासिक कालों में वह जनता के सामूहिक संरक्षण में अधिक फला फूला। कि धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया, शताब्दी आगे बढ़ती गई, तो राजनीतिक प्रभाव भी इनके ऊपर देखा गया। पहले लोग ऐतिहासिक कालों में अपने सामूहिक संरक्षण के लिए इसका प्रयोग करते थे। यहाँ मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना भी समीचीन होगा, जो देश भर में स्थान स्थान पर पाई गई हैं। तो मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। उनसे ये प्रकट होता है कि पत्थर की धार्मिक मूर्तिकला की परंपरा के साथ साथ समानांतर रूप से स्वतंत्र स्थानीय परंपरा भी चलती रही थी। तो पत्थरों के साथ साथ मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। पत्थरों को काट कर गुफाओं में मूर्तियाँ बनाई जाती थी, लेकिन उसके साथ साथ जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो भी उस समय में बन रही थी। पकी मिट्टी की अनेक प्रतिमाएं भिन्न भिन्न छोटे छोटे आकारों में सर्वत्र पाई गई हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है।
उनमें से कुछ खिलौने हैं तो खिलौने भी बनाए जाते हैं, कुछ छोटी छोटी धार्मिक आकृतियां हैं और कुछ विश्वास के आधार पर कष्टों और पीड़ाओं के निवारण के लिए बनाई हुई लघु मूर्तियां हैं। तो ये एलिफेंटा जो मुंबई में स्थित है, तो वहाँ की गुफाओं में जिस तरह की मूर्ति कला का निर्माण हुआ है, वहाँ पर जिस तरीके से पत्थरों को काट कर या मिट्टी को पकाकर बनाई जाती है मूर्तियाँ, कुछ खिलौने बनाए जाते हैं, तो उसकी जानकारी दी गई है। और इसी अपठित गद्यांश के आधार पर जो भी आपने जानकारी पढ़ी है उसको थोड़ा बहुत समझने के बाद आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में है? मुंबई में है। और आपको पता है मुंबई महाराष्ट्र राज्य की क्या है? राजधानी। तो यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है सवाल, लेकिन आपको इसकी जानकारी है, आसान है, इसे मुश्किल हम नहीं कह सकते। एलिफेंटा गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अभी हमने बिल्कुल पहले ही पंक्ति में पढ़ा था, शैव धर्म से संबंधित है, जहाँ पर भगवान शिव की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। आगे पूछा गया है, ईसा की 6ठी शताब्दी के बाद कला के क्षेत्र में क्या बदलाव आए? ईसा की 6ठी शताब्दी के बाद से कला का जो विकास है राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ। पहले सामूहिक स्तर पर संरक्षण किया जाता था लोगों के द्वारा। मिट्टी की मूर्तियां लोकप्रिय क्यों थी? तो मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो साथ साथ लोकप्रिय थी क्योंकि लोग जो पत्थर हैं, पत्थरों को काट कर तो मूर्तियां बनाते थे, लेकिन साथ साथ उनकी अपनी जो कलाएं थी उनको भी वो खिलौने के रूप में, मूर्ति के रूप में इस तरह से बनाते थे। तो वहाँ पर साथ साथ ये परंपरा जो है वो भी चली हुई थी। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर यहाँ पर 20 से 25 शब्दों में, और यहाँ पर जगह भी दी गई है तो इसी जगह में आप छोटा छोटा करके आराम से लिख सकते हैं। एलिफेंटा गुफाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। तो एलिफेंटा जो गुफाएं हैं मुंबई में स्थित है और यहाँ पर जो मूर्ति कला है वो पत्थरों को काट कर बनाई गई है। यहाँ पर छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिलती है और जो ये चालुक्य वंश में जो कर्नाटक में मूर्तियाँ बनाई जाती है उसके समकालीन मानी जाती है। तो बहुत सारी जानकारी आप दोबारा से अपना अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे तो वहाँ से आप देख कर लिख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो गद्यांश होता है उसमें जैसी लाइन लिखी हुई होती है उसको वैसा ही उठाकर टीप देते हैं। तो टीपना नहीं है, उसको थोड़ा सा बदल के अपनी भाषा में आपको लिखना होता है और इस प्रयास के माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा गद्यांश है, बिल्कुल वैसा ही है। सृष्टि ने मानव को जो सर्वश्रेष्ठ वरदान दिए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण वरदान है स्वस्थ शरीर। तो हमारे शरीर के बारे में, उसकी स्वस्थता के बारे में बताया गया है। स्वस्थ शरीर से ही जिंदगी की सही शुरुआत होती है क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो ही हम आगे के काम अच्छे से कर सकते हैं। अस्वस्थ शरीर में कहाँ जीवन होता है? वह तो जीवन पर बोझ होता है। जीवन के सभी सुख, सभी सौंदर्य, सभी आनंद स्वस्थ होने पर ही मिलते हैं। स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के आनंद में जीवन की कुंजी है। कुंजी यानी कि की है, चाबी आप कह सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य के बिना जीवधारियों की समस्त क्रियाएं प्रक्रियाएं रुक जाती है। मान लीजिए किसी को बीमारी है तो वो अच्छे तरीके से काम कर ही नहीं पाएगा, या शिथिल हो जाती है। शिथिल होना यानी कि कमजोर पड़ जाना। जिस प्रकार रुका जल सड़ जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है, ठीक उसी प्रकार शिथिल और कर्महीन जीवन अपना स्वास्थ्य खो देता है। स्वास्थ्य और खेलकूद का परस्पर गहरा संबंध है। पशु पक्षी हो या मनुष्य, जो खेलता कूदता नहीं वह उत्फुल्ल और प्रसन्न नहीं रह सकता। तो खेलने कूदने से, व्यायाम करने से और साथ में एक्टिव रहने से जो हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो, चाहे मनुष्य क्यों ना हो। जब हम खेलते हैं तो हमें नया प्राण वेग, नई स्फूर्ति और साथ में नई चेतना आ जाती है, यानी कि हम एनर्जी फील करते हैं, ऊर्जा का अनुभव करते हैं। हम देखते हैं कि हवा के झोंके एक दूसरे का पीछा करते हुए दूर दूर तक दौड़ते हैं, वृक्षों की शाखाओं को हिला हिलाकर अटखेलियां करते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। क्रीड़ाएं करना यानी कि कभी वो उड़ते हैं, कभी बैठते हैं, कभी चहचहाते हैं, तो अलग अलग क्रियाएं करते हैं। हमें भी जीवन जगत से प्रेरणा लेते हुए खुले मन से खेल कूद में भाग लेना चाहिए। तो खेल कूद बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी है अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अगर अपने आप का जीवन आनंद में बनाना चाहते हैं। तो ये पूरी जानकारी है, इसके आधार पर आपसे सवाल पूछे गए हैं। बड़ा ही आसान सा गद्यांश है और आप आराम से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। सृष्टि ने हमें कौन सा सर्वश्रेष्ठ वरदान दिया है? तो हमें स्वस्थ शरीर दिया है और फिर बाद में बीमारियां लगती हैं क्योंकि प्रकृति से तो हमें वो स्वस्थ रूप में ही मिला है। बाद में अगर हमारी जीवन शैली बिगड़ जाती है या प्रदूषण की वजह से ये प्रभावित हो जाता है तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। जीवधारियों के आनंद में जीवन की कुंजी क्या है? तो आनंद में जीवन की कुंजी हमारा क्या है? अच्छा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सभी क्रियाओं में हमारा मन लगेगा, आनंद मिलेगा। कैसा जीवन रुक जाता है? तो कैसा जीवन रुक जाता है? शिथिल जो जीवन होता है, कर्महीन जो होता है, निष्क्रिय जो होता है। तो तीनों पर्यायवाची शब्द है। जब हम आलसी बन जाते हैं तो यानी कि यहाँ सबसे सही विकल्प कौन सा है? उपर्युक्त सभी।
स्वस्थ जीवन शैली क्या है? तो स्वस्थ जीवन शैली क्या है कि जब हम अच्छे तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं, हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है, तो हर कार्य में हम ऊर्जा से मन लगाकर उसको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार की जो जीवन शैली है जिसमें हम व्यायाम करते हैं, खेल कूद करते हैं, सभी कार्यों को रुचि के साथ करते हैं, तो वो क्या होती है? स्वस्थ जीवन शैली। तो 20 से 25 शब्दों में आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आप अपने शब्दों में लिखिए, बिल्कुल वहाँ से आपने टीप कर नहीं लिखना है। स्वास्थ्य और खेल कूद का गहरा संबंध कैसे है? तो बिल्कुल है, जब हम खेल कूद करेंगे तो हमारा शरीर जो है उसका व्यायाम होगा, एक्सरसाइज होगी और फिर साथ में हम क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। तो खेल कूद और स्वास्थ्य का क्या है? गहरा संबंध है। और साथ में प्रकृति में भी जो पशु पक्षी होते हैं वो भी खेल कूद करते हैं, क्रीड़ाएँ करते हैं और इसी कारण से वो स्वस्थ रह पाते हैं। और कहा भी गया है कि जो ठहरा हुआ पानी होता है वो क्या होता है? सड़ जाता है, उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो एक जगह पर हम आलसी बनकर बैठे रहेंगे, खेल कूद नहीं करेंगे, कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका अपठित क्या है? काव्यांश है। तो काव्यांश जो गद्यांश होता है उससे थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं, क्योंकि कविता की जो पंक्तियाँ होती हैं उसमें थोड़ा छिपा हुआ अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं किसके बारे में बताया गया है। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। तो मजदूर के बारे में पहली ही पंक्ति में हमें पता लग गया। मजदूर कहता है कि मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। देवों की बस्ती क्या है? देवताओं की बस्ती, जो बहुत ही धनी व्यक्ति होते हैं उनकी बस्ती से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मजदूर हूँ। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अगणित यानी कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता, धरा यानी कि पृथ्वी पर मैंने स्वर्ग बनाया है। यानी कि जो मजदूर होता है वो अपनी मेहनत के बल पर कितने बड़े बड़े निर्माण करता है। और जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं वो अपने महलों में रहते हैं, उन महलों का निर्माण भी कौन करता है? मजदूर। तो मजदूर कहता है मुझे देवों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे देवों की बस्ती से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ और परिश्रम करता हूँ। परिश्रम के बल पर न जाने कितनी बार इस पृथ्वी पर मैंने स्वर्ग बना दिया है। अंबर तक जितने तारे उतने बरसों से, यानी कि अंबर में जितने तारे हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, न जाने कितने बरसों से, कितने सालों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा है। तो मैं तो अभी अभी पैदा हुआ हूँ, लेकिन जो मेरे पूर्वज हैं, मेरे पुरखे हैं, वो भी मेहनत मजदूरी करते हुए आ रहे हैं। तो इस पूरी धरती का रूप संवारने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? मजदूरों का। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। तो हमारा जो वंश है, हमारी पीढ़ियां हैं, वो हर वंश के हिसाब से, हर पीढ़ी के हिसाब से मेहनत करती हैं और धरती को सुंदर से सुंदरतम बनाती चली जाती हैं। और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। तो मेरे जो वंशज आगे आने वाले हैं वो भी धरती का उद्धार करते रहेंगे, क्योंकि अपनी मेहनत के बल पर हमें विश्वास है, भरोसा है कि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम कर रहे हैं और आगे भी ये चलता रहेगा। इस प्यासी धरती के हित में ही लिया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। तो ये प्यासी जो धरती है, ये जो प्यासी धरती है, इसकी भलाई के लिए ही हिमगिरी पर्वतों को चीर कर सुखद गंगा की निर्मल धारा। तो गंगा की जो निर्मल धारा है उसको हम मजदूर और मेहनत करने वाले लोग ही यहाँ धरा पर लेकर आते हैं, उसकी प्यास बुझाने के लिए लेकर आते हैं। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर सूखी धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। तो मैंने रेगिस्तानों में मेहनत की है और वहाँ की जो सूखी धरती है उसको धो धो कर, यानी कि मेहनत कर करके वहाँ पर भी पुष्प खिलाए हैं। तो पूरे के पूरे काव्यांश में बताया गया है कि मेहनत और मजदूरी करने वाले जो लोग होते हैं कैसे धरती का श्रृंगार करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं। जो भी नए नए निर्माण हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो सड़क निर्माण कार्य हैं, पुल बन रहे हैं, न जाने कितनी तरक्की हम कर रहे हैं, तो उसके पीछे मजदूर का हाथ है। मजदूरों के पूर्वजों ने धरती का रूप कितने वर्षों से संवारा है? तो कितने वर्षों से संवारा है? अनगिनत, अनगिनत वर्षों से, कि पता ही नहीं कितने वर्षों से जो पूर्वज हैं वो उनका रूप संवारते हुए चले आ रहे हैं। प्यासी धरती के लिए मजदूर किसकी निर्मल धारा लेकर आया है? तो मजदूर जो होता है हिमगिरी से, पर्वतों में से बिल्कुल पत्थरों को काट काट कर गंगा की निर्मल धारा को कहाँ पर लेकर आया है? प्यासी पृथ्वी पर। मजदूर ने रेगिस्तान में कैसे फूल खिलाए हैं? तो कैसे फूल खिलाए हैं? स्वर्णिम फूल खिलाए हैं। मानव के विकास में मजदूरों का क्या योगदान है? तो मानव के विकास में मजदूरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मजदूरों के माध्यम से ही नए नए निर्माण होते हैं, चाहे हम कितने भी अमीर या धनी क्यों ना हो जाएं, देवलोक में क्यों ना पहुंच जाएं, कितने भी बड़े महलों में क्यों ना रहें, तो बड़े बड़े महलों में क्यों ना रहें, लेकिन उन महलों का निर्माण कौन करता है? मजदूर करते हैं। तो मानव के विकास में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो रेगिस्तान में भी क्या कर सकते हैं? स्वर्णिम फूल खिला सकते हैं, पर्वतों के पत्थरों को काट काट कर प्यासी धरती की प्यास बुझा सकते हैं। और कितने ही वर्षों से ये काम उनके पूर्वज कर रहे हैं, तो वो अपनी मेहनत और मजदूरी से मानव के विकास में योगदान देते हैं।
समाज में मजदूरों का शोषण क्यों होता है? तो समाज में दो वर्ग बन गए हैं, एक उच्च वर्ग है, धनी वर्ग है, और एक मजदूर वर्ग है। तो धनी वर्ग को लगता है कि मेरे पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, और इस कारण से वो मजदूरों का क्या करता है? शोषण करता है। तो बहुत सारे और भी कारण हैं, वो भी आप सोच कर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये पहला खंड है, और ऐसा ही जो पहला खंड है जिसमें 2 अपठित गद्यांश और 1 काव्यांश आया था, ये आपकी मिड टर्म परीक्षा में भी आया था और फाइनल परीक्षा में भी बिल्कुल ऐसा ही प्रारूप रहने वाला है। दूसरा जो खंड है वो आप देख सकते हैं, याद कीजिए मिड टर्म की परीक्षा में भी आपका क्या था? व्याकरण से संबंधित था। तो यहाँ पर जो बाकी की 3 इकाई है, 3 इकाई जो है आप पढ़ चुके हैं मिड टर्म की परीक्षा के लिए, और इकाई 4, इकाई 5 और इकाई 6 का जो पाठ्यक्रम है जिसमें ग्रामर के टॉपिक दिए गए हैं, तो वहाँ से ये सवाल पूछे गए हैं, और प्रश्न संख्या 16 से 20 के बीच में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तुम ये काम मत करो किस प्रकार का वाक्य है? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। ये आपकी मिड टर्म की परीक्षा में भी आए थे, और ये आपकी वार्षिक परीक्षा में भी आएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक है। तो तुम यह काम मत करो, तो ये क्या है? आज्ञावाचक। मत करो, आज्ञा दी जा रही है कि ये काम मत करो। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, जो आपने मिड टर्म की परीक्षा में भी पढ़े हैं, और दोबारा से आप इसे वार्षिक परीक्षा में भी पढ़ेंगे। अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो ये विस्मयवाचक आपका वाक्य हो जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण आपने मिड टर्म की परीक्षा में भी पढ़ा है, और ये टॉपिक भी आपका रिपीट होता है। तो क्रिया विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक, किस तरीके से क्रिया होती है। दूसरा हमारा होता है कालवाचक, किस समय में क्रिया हो रही है। और साथ में स्थानवाचक, किस स्थान विशेष से संबंध करके क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। और परिमाणवाचक, यानी कि कितनी मात्रा में क्रिया हो रही है। तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो तेज। वह तेज दौड़ता है। तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। क्रिया की विशेषता बताता है। पहला क्या है? विशेषण। बुद्धिमान भी विशेषण है, और मीठा भी क्या है? सिर्फ विशेषण है। क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बताता है? तेज। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और साथ में प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये 3 जो क्रियाएं हैं, सकर्मक, अकर्मक और तीसरी हमारी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। ये तीनों आप पढ़ेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। मिड टर्म में आपकी सकर्मक और अकर्मक 2 ही भेद पूछे गए थे। एक और भेद इसमें जोड़ दिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? दूसरों से हम काम करवाते हैं, दूसरों को काम करने की प्रेरणा देते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया जहाँ पर कर्म की मौजूदगी होती है। मोहन मकान देख रहा है। संदीप दौड़ता है। तो दौड़ता है तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता है, अकर्मक है। शीला हंसेगी, अकर्मक है। तो मकान को देखता है, यानी कि मकान यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है? कर्म का। तो पहला विकल्प क्या है? सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो अभी हम बात कर रहे थे सकर्मक, अकर्मक, और तीसरा जो भेद है वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर किसी से काम करवाया जाता है या किसी के लिए काम किया जाता है। तो राधा चलती है, ये तो अकर्मक क्रिया है। शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं, तो दूसरों से काम करवाया जा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक है। दूसरा विकल्प सही है। रमेश चित्र बनाता है, तो चित्र यहाँ पर कर्म है, सकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं, ये क्या है? अकर्मक। क्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पर परिभाषाएं आपको ध्यान से पढ़नी है, और परिभाषाओं के साथ साथ एक उदाहरण भी आपने याद रखना है, क्योंकि मिड टर्म की परीक्षा में आपने देखा है परिभाषाएं सीधे सीधे पूछी गई थी। तो यहाँ पर भी क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने का बोध जिन शब्दों से होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और फिर आपने उदाहरण भी देना है, जैसे वह गाना गाती है, वह खाना खाता है, वह पढ़ता है। इस तरीके से उदाहरण दे के आपने स्पष्ट करना है। क्रिया विशेषण क्या है? देखो यहाँ पर परिभाषा पूछ ली गई है, तो क्रिया का टॉपिक भी आपके पाठ्यक्रम में है और क्रिया विशेषण का भी है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसका उदाहरण भी देना है, जैसे वह बहुत तेज चलता है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो अभी हम बात कर रहे थे 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और साथ में क्या होता है? परिमाणवाचक। तो ये आपने लिखना है, तभी आपको पूरे लेवल दिए जाएंगे। लोकोक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो लोकोक्ति और मुहावरे भी आपके पाठ्यक्रम में है, तो यहाँ पर फिर से परिभाषा पूछ ली गई है। तो परिभाषाओं को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक उदाहरण भी याद करना है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में सीधे सीधे परिभाषा भी पूछी जाती है। तो लोकोक्ति क्या होती है? लोक और उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है लोक
और उक्ति। उक्ति क्या होती है? बात। बहुत पहले की अगर बात करें, आजकल भी हम कह सकते हैं, तो गाँव में बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो किसी अनुभव को, किसी आंखों देखी घटना को या किसी ऐसे अनुभव को एक कहानी के माध्यम से, लोक कहानी के माध्यम से लोगों को बताते थे, वो प्रचलित हो जाती थी। तो ऐसी जो उक्तियाँ होती हैं जो लोक में प्रचलित हैं, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को अनुभव के आधार पर बताई जाती है, तो ये क्या होती है? लोकोक्ति होती है। जैसे हम कह सकते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लोकोक्ति में अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट की जाती है, इसमें हम किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, जैसे आंखों का तारा, वह अपने माता पिता की आंखों का तारा है, तो वाक्य में प्रयोग करके उस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट होता है। लेकिन लोकोक्ति अपने आप में स्पष्ट होती है। जैसे हम कहें ऊंची दुकान फीका पकवान, मान लीजिए कोई बहुत दिखावा करता है लेकिन उसके पास वास्तव में गुण नहीं है, तो उसके लिए इस लोकोक्ति का हम प्रयोग करते हैं। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये अपने अनुभव के आधार पर, लोक में प्रचलित कथाओं के आधार पर लोकोक्तियाँ होती हैं। तो इस तरीके से पूरी परिभाषा और 2-3 उदाहरण आप लिख सकते हैं। मुहावरे को परिभाषित करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखो, बार बार परिभाषाएं पूछी जा रही हैं, तो आप अपनी परिभाषाओं को अच्छे से याद कर लीजिए, एक एक उदाहरण अवश्य याद कर लीजिए। तो मुहावरे क्या होते हैं? अभी हम बात कर रहे थे, मुहावरा पूरा वाक्य नहीं होता, वाक्यांश होता है, एक अंश होता है, और जिसको हम वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसका अर्थ स्पष्ट होता है। और यहाँ पर जो अर्थ होता है वो व्यंग अर्थ होता है, व्यंग किया जाता है, सीधे सीधे बात नहीं करता, बल्कि ये व्यंग के तौर पर, कटाक्ष के तौर पर हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, लाल पीला होना, टोपी उछालना, आँखों का तारा। वाक्य किसे कहते हैं? अब देखो, सारी परिभाषाएं पूछ ली गई है, वाक्य किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम लिखिए। तो 8 भेद होते हैं, और मिड टर्म की परीक्षा में भी ये 8 भेदों के नाम पूछे गए थे। तो पूरी परिभाषाएं आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीसरा खंड शुरू हो जाता है, और ये आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। यहाँ पर जो भी पाठ आपने पढ़े हैं, बाकी की 3 इकाई जो आपने पढ़ी है, तो वहाँ जो पाठ पढ़े हैं उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन जी का संस्मरण है, डायरी शैली में लिखा हुआ है। सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सालिम अली क्या थे? बर्ड वॉचर थे, पक्षी विज्ञानी थे, और उन्होंने फॉल ऑफ स्पैरो नाम से अपनी क्या लिखी थी? आत्मकथा लिखी थी। और पूरा जीवन उन्होंने पक्षियों के संरक्षण में और उनके बारे में नई नई जानकारी इकट्ठी करने में बिता दिया। साथ में उनका एक बचपन का किस्सा भी जुड़ा हुआ है कि जब वो अपनी एयर गन से खेल रहे थे तो नीले कंठ वाली एक गोरैया पक्षी घायल हो जाती है, और तभी से वो ठान लेते हैं कि आज के बाद मैं पक्षियों का संरक्षण करूंगा, हिफाजत करूंगा। और वो पक्षियों के प्रति इतने संजीदा थे कि वो केरल की साइलेंट वैली में जो रेगिस्तानी हवाएं आती थी, तो उनसे पक्षियों की मृत्यु हो रही थी और उनके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिलते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो बहुत सारी बातें पाठ में आपने पढ़ी हैं। उनका शरीर बहुत कमज़ोर था क्योंकि जीवन भर वो यात्राएं करते रहे, और साथ में उनकी उम्र भी लगभग 100 वर्ष के आसपास हो गई थी, और कैंसर की बीमारी हो जाती है। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामाचरण दुबे जी जो पाठ हमने पढ़ा था वहाँ से ली गई है। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं कि आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। विज्ञापन की दुनिया के जाल में हम एक तरह से फंस गए हैं। विज्ञापन को इतने आकर्षक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है कि ना चाहते हुए भी हम उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं, और एक दूसरे को देखने के बाद भी हमारे मन में ये लालसा आती है कि वो व्यक्ति अगर इसका प्रयोग कर रहा है, या फिर हमारे मन में होता है कि जितनी वस्तुओं का उपभोग करेंगे वही सच्चा सुख होता है। तो पाठ के आधार पर ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो सब श्वासों की श्वास में यानी कि हर एक व्यक्ति में ईश्वर जो है वो मौजूद है। नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ढूंढी हो तो तुरंत मिली ही सब श्वासों की सांस में। कि हर किसी व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, उसको मंदिर, मस्जिद या काबे या कैलाश में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके आधार पर आपने ये लिखना है। कल्लू कुम्हार का नाम ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया? तो त्रिपुरा की यात्रा करते समय जो ये ऊनाकोटी स्थान आता है, तो ऊनाकोटी का मतलब होता है एक कम। एक कम किसमें? एक कम, एक कम संख्या 1 करोड़ में। तो 1 करोड़ की जो संख्या है उसमें अगर 1 कम कर देंगे,
करोड़ में एक कम कर देते हैं तो ऊना कोटि बन जाता है। ऊना कोटि यानी कि एक कम, करोड़ में कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़। तो कल्लू कुमार नाम की एक लोक कथा वहाँ पर प्रचलित है कि कल्लू कुमार पार्वती जी का बहुत बड़ा भक्त होता है और पार्वती जी की आराधना करने के बाद पार्वती जी से वो वरदान मांगता है कि आप मुझे कैलाश पर्वत पर लेकर चलें, वहाँ पर मैं आपकी और भगवान शिव की सेवा करूँगा। लेकिन पार्वती जब भगवान शिव से पूछती है तो शंकर जी मना भी नहीं कर पाते और साथ में वो एक ऐसा उपाय ढूंढते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो वो कल्लू कुमार से कहते हैं ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन एक रात में तुमने मेरी मिट्टी की 1 करोड़ मूर्तियां बनानी हैं। तो वो एक तरह से परीक्षा ले रहे थे कल्लू कुमार के, और कल्लू कुमार भी बहुत ही समर्पित भक्त था और वो पूरी रात भर पूरे समर्पण के साथ भगवान शिव की मूर्ति बनाने में लग जाता है। और जब सुबह होती है तो वो देखा जाता है कि 1 करोड़ में एक मूर्ति कम होती है। तो ये भगवान शिव का ही प्रभाव हम कह सकते हैं और इस कारण से वो कहता है कि तुम अपनी इन मूर्तियों के साथ यहीं पर रहो, और इस स्थान का नाम क्या है? ऊना कोटि। तो ये जो कथा है, ये कहानी है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो देखो, महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो ये देखो, आप सभी बच्चों के लिए है कि महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं? तो जो भी आपके दिमाग में प्रयास आते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि महिलाओं को शिक्षित करके, शिक्षित तो किया जा रहा है लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती हैं और साथ में वो किसी के ऊपर निर्भर रहती हैं, तो उनको भी नौकरी करने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ में हम समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वहाँ पर उनको बराबरी का दर्जा मिले, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, साथ में उनकी क्षमता को कम ना आंका जाए, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, उतने ही काम के बदले में कम वेतन दिया जाता है, या कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो महिलाओं के नाम से या महिलाओं को देखकर नहीं करने के लिए बोला जाता है कि तुम महिला हो तो तुम नहीं कर सकती हो। तो इस तरीके से बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं। आगे आपका चौथा खंड आ जाता है और ये लेखन से संबंधित है, रचनात्मक लेखन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, साथ में आपका सोशल मीडिया लेख आता है और एक रेखा चित्र लेखन आता है। तो विज्ञापन तैयार करना, तो उपभोक्तावाद की संस्कृति में विज्ञापन के बारे में हमने विस्तार से बातचीत की है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सभी को शिक्षा देने का जो अभियान है, और ये सरकार की तरफ से भी अभियान चलाया गया है, तो यहाँ पर जगह दी गई है और आपने अपना विज्ञापन तैयार करना है। या तो ये विज्ञापन आप तैयार कर सकते हैं या अथवा करके आपका दूसरा भी है, योग विषय जागरूकता बढ़ाने हेतु। तो योग दिवस, योगा डे भी हम मनाते हैं, योगा हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसी को योग कहते हैं। योग दिवस पर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पर देखो, आप विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, पूरी जगह दी गई है। और विज्ञापन तैयार करने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो विज्ञापन आपको पूरा इस तरीके से एक बॉक्स बनाकर बनाना है। यहाँ पर आपको अपने विज्ञापन का शीर्षक देना है और महत्वपूर्ण बिंदु आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं। तो जितना आकर्षक आप उसे बनाएंगे, जितना अच्छे तरीके से आप इसे आकर्षक बनाएंगे, तो उतने ही अच्छे लेवल आपको प्राप्त होंगे। तो दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा आपका अनुच्छेद लेखन है। तो अनुच्छेद लेखन में भी 2 टॉपिक दिए गए हैं और साथ में कुछ बिंदु भी दिए गए हैं, संकेत बिंदु। तो आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत की तो हम कल्पना कर ही रहे हैं, आधुनिक भारत में हम रह रहे हैं। तो भूमिका का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन, कि टॉपिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपने। आर्थिक महाशक्ति की ओर बढ़ता भारत, उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, और उपसंहार का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष, कंक्लूजन आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पैराग्राफ्स बनाकर इन पॉइंट्स के हिसाब से आपको लिखना है, या इन पॉइंट्स को आप हेडिंग के रूप में भी लिख सकते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या तो ये टॉपिक कर सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य एक अनमोल धन। तो स्वास्थ्य एक अनमोल धन है और इससे संबंधित अपठित गद्यांश भी आया था। तो अच्छा स्वास्थ्य जीवन का आधार है। स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय क्या किए जा सकते हैं, व्यायाम के क्या लाभ हैं, और उपसंहार क्या होता है? निष्कर्ष। तो कोई भी एक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी जगह दी गई है और इसी में आपने लिखना है। आगे ये अंतिम प्रश्न है और ये सोशल मीडिया का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। तो सोशल मीडिया किस तरीके से हमारे समाज के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, हम सभी के मानव जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, तो इसके बारे में 80 से 100 शब्दों में आपने लिखना है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो दिल्ली की सड़कों पर रेहड़ी लगाने वाले किसी व्यक्ति का रेखा चित्र खींचिए। रेखा चित्र क्या होता है कि इतने अच्छे तरीके से हम उसके बारे में बताएं कि उसकी एक तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाए। तो वो कैसा दिखाई देता है, कहाँ पर रेहड़ी लगाता है, क्या क्या बेचता है, कैसी आवाज़ें
अंदाजे लगाता है, किस तरह का सामान बेचता है। तो इस तरीके से पूरी बातें विस्तार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका प्रश्न पत्र है जो वार्षिक परीक्षा के लिए एक तरह से आने वाला है। इसी प्रकार का पैटर्न आने वाला है और ये आपका मिड टर्म में भी इसी प्रकार से आया था, बस सिलेबस का परिवर्तन है। और ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद दोबारा से आ रहा है, क्रिया विशेषण भी आपका दोबारा से आ रहा है। तो एक बार आप पढ़ चुके हैं तो दोबारा से बस आपने क्या करना है, इनका अभ्यास करना है। और साथ में आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया है। परिभाषाओं को अच्छे से आप जरूर याद कर लें। मुहावरे और लोकोक्तियों की परिभाषाएं बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन डीबीएससी बोर्ड में आप देख रहे हैं सीधे सीधे लोकोक्ति की परिभाषा पूछ ली गई है। तो हम क्या करते हैं, पढ़ते समय बहुत सारी लोकोक्तियाँ तो याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन परिभाषा के ऊपर ध्यान नहीं देते। मुहावरे, अब मुहावरे तो जैसे आंखों का तारा पूछ लिया कि इसका अर्थ बताओ, वाक्य में प्रयोग करो, लेकिन यहाँ सीधा परिभाषा पूछ ली गई है, वाक्य की परिभाषा पूछ ली गई है और इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम पूछ लिए गए हैं। तो इस तरीके से जो परिभाषाएं हैं और साथ में जो उदाहरण है उनका अच्छे से आपको अभ्यास करना चाहिए ताकि कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से ना छूटे। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।